वेलकम टू ए प्लस आई एस अकेडमी। ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, कई सारे टॉपिकों को लेकर आया हूं मैं आप सभी के सामने, जिसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं टॉपिक पे जो है हम लोग चर्चा परिचर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए टॉपिक पे हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। और टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक है आपका पार्वती गिरी के बारे में बात करेंगे। कौन है ये पार्वती गिरी, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा आज का टॉपिक है कि अन्न चक पहल को जो है वर्ष 2026 के फ्रांज एडलमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। चौथा टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फोर्थ इसके बारे में बात करेंगे। और पांचवा है अटल पेंशन योजना, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि पार्वती गिरी कौन है, पार्वती गिरी के बारे में, तो ये है फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम है पार्वती गिरी। और अभी हमने गणतंत्र दिवस मनाया है और गणतंत्र दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं ए प्लस आई एस अकेडमी की तरफ से। तो ये है पार्वती गिरी। अब मैं बात करूं कि पार्वती गिरी कौन है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे। तो पार्वती गिरी बेसिकली है कौन, एक फ्रीडम फाइटर है, ये देख सकते हैं आप सभी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर पार्वती गिरी कौन है, तो ये एक फ्रीडम फाइटर है पार्वती गिरी। पार्वती गिरी भारत के चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके जन्म सदी के उपलक्ष्य पे कहे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और ऐसे जो वीर जिन लोगों ने देश को आजाद करने में अपनी एड़ी चोटी एक कर दिया, इन्होंने जो आजीवन योगदान जिस तरह का उन्होंने दिया है, तो इस देश उनकी निष्ठा, उनके कर्तव्य निष्ठा, उनकी देशभक्ति के लिए उनको क्या कर रही है, सम्मान कर रही है। क्लियर है सबको। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है, ये सारी चीजें जो कि हम लोग सभी को जानना चाहिए। अगर हम बात करें कि पार्वती गिरी के बारे में, तो इनका जन्म जो हुआ था 1926 को हुआ था। जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1926 को। हो सकता है कि पेपर में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1995 को हुआ था, 1995 को इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा किस राज्य से संबंध है, तो उड़ीसा राज्य से संबंध है। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट्स आप सभी को उड़ीसा के सीएम का नाम, उड़ीसा के राज्यपाल का नाम, उड़ीसा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, उड़ीसा राज्य अस्तित्व में कब आया, ये सारी चीजें एज ए एस्पिरेंट आप सभी को याद होना चाहिए। ये सब जाके होमवर्क आप सभी करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें एक करना कहीं। पार्वती गिरी के बारे में मैंने कहा कि उड़ीसा की एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका थी। गरीबी, आदिवासियों और समाज के जो हाशिए पर स्थित जो लोग थे, उनके लिए जो उन्होंने निस्वार्थ भाव से मानवीय कारणों के कारण जो है उन्हें इस देश में, मतलब पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा कहा जाता है। क्योंकि जो वहां पर दलित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो समाज पर हाशिए पर वर्ग है, उन लोगों के लिए जो है इन्होंने जो मानवीय कार्य किए, इन्होंने जो अभूतपूर्व जो है योगदान उन्होंने अपना दिया, इसीलिए इन्हें पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा। तो अगर आपसे कल के डेट में पूछ दे कि आप मुझे बताइए कि पार्वती गिरी को क्या कहा जाता है, तो इन्हें पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा कहा जाता है, क्योंकि उनके योगदान के लिए इन्हें कहा जाता है। क्लियर है सबको। इनका जन्म चूंकि 1926 में हुआ था और उड़ीसा के एक गांव में हुआ था इनका जन्म। ये कांग्रेस नेताओं के द्वारा चूंकि वे जो है संचालित जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों से ये काफी प्रभावित थी, जिनमें उनके चाचा जो थे रामचंद्र गिरी जो थी, काफी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी। उन्होंने कम उम्र में, चूंकि अपने चाचा को वो फॉलो करती थी, और उन्होंने कम उम्र में ही जो औपचारिक शिक्षा है, जो इसेंशियल एजुकेशन है, उस एजुकेशन को इन्होंने छोड़ दिया था। और 1938 तक कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यों में जो है ये सक्रिय रूप से अपने आप को डिवोट कर दिया, यानी कि सक्रिय रूप से जुड़ गए। इसी दौर में चूंकि मैंने कहा भी कि गांधीवादी विचारधारा को अपने जीवन का इन्होंने आदर्श बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि जब 1938 में ये कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यों से जुड़ी, तो 1940 में जब इस देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है इनकी जो सक्रिय भागीदारी काफी इंपॉर्टेंट थी। खादी व चरखा आंदोलन के माध्यम से ग्रामीण जनता को इन्होंने क्या संगठित करने का प्रयास किया। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। सोचिए 16 साल की क्या उम्र होती है। रैलियों का नेतृत्व इन्होंने किया, ब्रिटिश शासन को खुली चुनौती इन्होंने दी। वे अपने साहसिक प्रतिरोधी कार्यों के लिए जानी जाती थी।
जिनमें भारतीयों से ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार का आह्वान भी इसमें शामिल किया गया था कि ब्रिटिश वस्तुओं का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। और मैं बार बार कहता हूं कि अपने दुश्मन को कमजोर करना है तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमी को क्या कीजिए, कमजोर कर दीजिए। अगर उसकी इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी, दुश्मन अपने आप कमजोर हो जाएगा। और यही काम उन्होंने किया। क्लियर है सबको? वे अपने साहसिक जो कहा जाए कि प्रतिरोधी कार्यों के लिए जानी जाती थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यह था कि भारतीयों से ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार का उन्होंने आह्वान भी कामिल किया था। इसके साथ साथ उन्हें कई बार गिरफ्तार भी, इन्हीं गतिविधियों के चलते कई बार गिरफ्तार भी हुई। और 2 वर्ष में चूंकि कारावास हुआ, और उनको कारावास हुई, चूंकि बड़े नेताओं को तो पहले कारावास ही होता था। अगर हम बात करें कि उनके जो निडर राष्ट्रवाद था और जन आंदोलन को संगठित करने की क्षमता के कारण उन्हें जो है, जो उड़ीसा की भाषा में अगर हम बात करें तो महनी कन्या की उपाधि से भी नवाजा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इन्हें और कौन सी उपाधि है, तो इनकी उपाधि है बनही कन्या। बनही कन्या की उपाधि, याद रखिएगा, कन्या की उपाधि। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बनही कन्या की उपाधि से किसे नवाजा गया है, तो और किसी को नहीं, पार्वती गिरी जी को नवाजा गया है। तो आप समझिए होंगे कि इनका रोल कितना बड़ा था, चाहे व्यक्तिगत सत्याग्रह हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो चरखा की बात हो, चाहे स्वदेशी की बात हो, चाहे जो है विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात हो। इन सभी चीजों से जो है काफी परिपक्व थी। और स्वतंत्रता जब देश आजाद हमारा हुआ 1951 में, क्योंकि 47 में तो हमें आजादी मिली, 1951 आते आते उड़ीसा अकाल के दौरान, क्योंकि उड़ीसा में जो अकाल आए थे, उस अकाल के दौरान इन्होंने राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने जेल में सुधार की बात किया, कुष्ठ रोग उन्मूलन की बात किया, आदिवासी समुदायों के वेलफेयर की बात उन्होंने किया, और निरंतर उन्होंने उस क्षेत्र में इन्होंने काम भी किया है। यानी कि एक बड़े नेता के जो गुण होते हैं, देखिए औपचारिक शिक्षा, जैसे मैंने कहा शुरू में कि इन्होंने औपचारिक शिक्षा को तो त्याग दिया, लेकिन जो इनके काम करने का तरीका, जो इनका विजन क्लियर था, उन्हीं उत्कृष्टता और समाज सेवा के प्रति जो उनके अंदर ललक थी। और भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 1984 में जो है इन्हें क्या किया, सम्मानित किया। और 1988 में संभलपुर विश्वविद्यालय, चूंकि उड़ीसा में ही है, उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी इनको प्रदान की। तो ठीक है, तो जो इन्होंने साहसिक काम किए, इतिहास उन्हें याद रखता है। इतिहास ऐसे लोगों को याद रखता है जिन लोगों ने का कोई योगदान इस देश में है, इतिहास उन्हें याद रखता है। और 1995 आते आते इनकी मृत्यु हो गया। वे अपने पीछे जो सेवा, जो त्याग, जो सार्वजनिक जीवन से जुड़ी एक जो विरासत उन्होंने छोड़ के गई, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राष्ट्र सेवक के रूप में, वो आज हम सभी याद करते हैं। तो पार्वती गिरी कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं जो नहीं जानता पार्वती गिरी को, लेकिन सरकार ने चूंकि इनको याद किया है, और ये सारी चीजें आप सभी को जाननी चाहिए। क्लियर है सबको? तो अगर पार्वती गिरी से कोई प्रश्न पूछे तो पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा भी इन्हें कहा जाता था। इनको जो है बहनी कन्या की उपाधि भी दिया गया था। और पार्वती गिरी क्या थी, एक फ्रीडम फाइटर थी। और 1926 में जन्म, उड़ीसा में 1995 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, चूंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं बैठ के लिखवाऊं आप सभी को, लेकिन ये जानना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अगला एक टॉपिक और है, वो टॉपिक कुछ और नहीं, वो टॉपिक आपका है फ्रांज जो है, ये जो है एडलमैन पुरस्कार की बात अगर हम करें, तो फ्रांज एडलमैन पुरस्कार की बात अगर हम करें, क्या है ये फ्रांज एडलमैन पुरस्कार, या किसको दिया गया है? तो अन्न चक्र को दिया गया है। किसको दिया गया है? अन्न चक्र, याद रखिएगा। अन्न चक्र को जो है, ये पुरस्कार 2026 का जो पुरस्कार है वो दिया गया है अन्न चक्र को। अन्न चक्र को पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा, अन्न चक्र को पुरस्कार दिया गया। अगर आप पूछेंगे कि सर अन्न चक्र को कौन है ये अन्न चक्र, या क्या पुरस्कार इनको दिया गया, तो किस विभाग ने इनको दिया? तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, याद रखिएगा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, सार्वजनिक वितरण विभाग। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? अगर ये पूछे तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा अन्न चक्र को 2026 के फ्रांज एडलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलाइज लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। यह उपलब्धि जो है भारत की डिजिटल गवर्नेंस, लॉजिस्टिक सुधार और डेटा आधारित जो पॉलिसी निर्माण की वैश्विक मान्यता को प्रदान करता है या देता भी है। यह पहल चूंकि देश की जो पीडीएस सिस्टम है, जिसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, को अधिक कुशल,
पारदर्शी, लागत प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप सभी को, तो ये अगर पूछे कि किस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया है, तो इसे दिया गया है डीएफपीडी के द्वारा, डीएफपीडी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आप मुझे ये बताइए कि चलिए सब कुछ तो ठीक है, आपने कह भी दिया कि ये पुरस्कार डीएफपीटी के द्वारा दिया जाता है, तो मेन मेन क्या चीजें हमको जानना चाहिए, ये किसके लिए। तो सबसे पहले ये लिखिएगा कि ये उपलब्धि भारत के डिजिटल गवर्नेंस, लिखिए जो उपलब्धि है, उपलब्धि लिख लीजिए, भारत के डिजिटल गवर्नेंस, लिख लीजिए डिजिटल गवर्नेंस, इसके साथ साथ लॉजिस्टिक सुधार, लिखिए लॉजिस्टिक सुधार, रिफॉर्म लिख लीजिए, इसके साथ साथ डेटा आधारित जो पॉलिसी है, डेटा पॉलिसी, इन सभी को लेकर वैश्विक मान्यता प्रदान करती है। इन सभी को लेकर क्या करती है, इन सभी को लेकर वैश्विक मान्यता प्रदान करती है। लिखिए वैश्विक मान्यता प्रदान करती है, वैश्विक मान्यता प्रदान करती है। यह जो इनिशिएटिव स्टार्ट की गई है देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देश की पीडीएस मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देश की पीडीएस का मतलब हो गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी और इसके साथ साथ जो ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है और लागत प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लागत प्रभावी बनाने की दिशा में, बनाने की दिशा में, ये सारी बातें आप सभी को जानना भी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये अन्न चक्र क्या है, जो आप बार बार ये अन्न चक्र कह रहे हैं, अन्न चक्र क्या है, ये भी तो आप जानना चाहिए भाई अन्न चक्र क्या है। अन्न चक्र की बात अगर करें, चूंकि ये उपलब्धि अन्न चक्र जो है, अन्न चक्र एक सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है। ये जो अन्न चक्र है ना, तो अन्न चक्र क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि सर अन्न चक्र क्या है, तो अन्न चक्र बेसिकली जो अन्न चक्र को दिया जा रहा है 2026 का, ये क्या है, तो ये एक क्या है, ये एक जो है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है। लिखिए सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है। क्या है, ऑप्टिमाइजेशन टूल है। और ये किस लिए होता है, तो ये जो है खाद्यान्नों की ढुलाई, किस लिए, तो किस लिए लिख लो, खाद्यान्नों की ढुलाई, यानी कि उसको क्या करना है, भेजना, खाद्यान्नों की ढुलाई, इसके साथ साथ ढुलाई के साथ साथ जो है क्या करेंगे, भंडारण मतलब स्टोरेज की बात की जा रही है और उसको डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी की बात इसमें किया गया है। क्लियर है सबको। और यह पहल क्या बनाता है, यह पहल जो है ऑपरेशन रिसर्च आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली है। यह क्या है, ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च जो कहा जाए, ये क्या है, तो ऑपरेशन रिसर्च क्या है ये, तो ऑपरेशन रिसर्च आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली, आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली। क्लियर है सबको, तो ये भी बात आप सभी को लिखना है। तो अगर आपसे पूछे कि ये क्या है, तो ऑपरेशन रिसर्च प्रणाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी को जानना चाहिए। अच्छा एक चीज और है, डीएफपीओ के बारे में जो मैंने कहा कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग है, इसके बारे में क्या लिखेंगे आप लोग। तो अगर मैं कहूं कि भाई इसके बारे में क्या चीजें और भी आप कर सकते हैं, तो डीएफ की बात जो है, जो हमने चर्चा आप सभी से कहा कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जो विभाग है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग जो है, वितरण विभाग जो है,
इसके बारे में अगर हम बात करें, इसमें कई चीजें आ सकती है, जैसे संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे संयुक्त राष्ट्र जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम, लिख लीजिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये भी है आपका। इसके साथ साथ अगर हम बात करें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली, ये भी है, आईआईटी दिल्ली ये भी है। तो ये सारी चीजों को जो इसमें इंक्लूड किया गया है, तो ये भी बात आप सभी को याद भी रखना है, ये सारी चीजें काम करती हैं। तो इसमें अन्य चक्र कैसे काम करता है, ये भी प्रश्न आपको आएगा। तो अन्य चक्र जो है एक उन्नत जो है गणितीय मॉडल और एल्गोरिथम का ये प्रयोग भी करता है। सबसे कुशल परिवहन मार्गों की पहचान की बात की जाती है, जिससे समय की बचत हो, परिवहन लागत में कमी आए, ट्रांसपोर्टेशन में ईंधन की खपत कम हो, जाहिर सी बात है कम डिस्टेंस होगा तो कम ईंधन लगेगा, कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। तो ये सभी चीजों पे ये लोग बात करते हैं। तो ये हमेशा गणितीय एल्गोरिथम की बात इसमें करता है। एल्गोरिथम जो होगा वो मैथमेटिकल होगा, इसकी बात इसमें किया गया है। तो इस टॉपिक में ये सारी चीजें हैं अन्य चक्र को बारे में। तो ये क्या है, ये ऑपरेशन रिसर्च आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली है, और ये सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल पे काम करता है। खाद्यान्नों की ढुलाई की बात की जाती है, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात इसमें किया जाता है। चलिए अगला जो टॉपिक है उसके बारे में देखिए, पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म। व्हाट इज पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म? तो ये देख सकते हैं, या सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर है, कोई इसमें ऐसी चीजें नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। तो देखिए पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म क्या है, पहले आप इमेज को देखिए ध्यान से। इमेज में आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना लॉजिस्टिक, सारी चीजें दिख रही हैं आप सभी को, और काफी इंपॉर्टेंट भी है, चूंकि पेपर में पीएम गति शक्ति जो प्लेटफॉर्म है, इससे कई सारे प्रश्न आपसे पूछे भी गए हैं कि भाई पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म क्या है, या ये काम क्या करता है। ये सारी चीजें, चूंकि इसका जो मेन चीज है, जो मेन क्रक्स अगर आपसे पूछे, तो इसमें जैसे लॉजिस्टिक को जोड़ने की बात की गई, लॉजिस्टिक प्रणाली को जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। यानी कि इसे कहा जाए तो इसे कह सकते हैं कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है ये। व्हाट इज, क्या है ये? तो यूनिफॉर्म लॉजिस्टिक, तो लिख लीजिए ये क्या है, व्हाट पीएम शक्ति, यूनिफॉर्म लॉजिस्टिक, यूनिफॉर्म लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, यूनिफॉर्म लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है। और क्या करता है, विभिन्न लॉजिस्टिक प्रणालियों को जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। लिख लीजिए विभिन्न लॉजिस्टिक प्रणालियों को जोड़ने वाला, विभिन्न, लिख लीजिए विभिन्न लॉजिस्टिक प्रणालियों को जोड़ने वाला, प्रणालियों को जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो लॉजिस्टिक प्रणालियों को जोड़ने वाला क्या है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें रेलवे माल ढुलाई का डेटा सिस्टम, ये सब कुछ इसमें, चूंकि कोई भी सामान जाहिर सी बात है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई तरीके से जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप सभी को जानना भी है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात जो मैं कर रहा हूं आप सभी से, इसको आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा, और ये जो है प्रश्न आपसे परीक्षा में आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसको याद रखिएगा, और इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं। तो एक लाइन में अगर कोई है तो भाई लॉजिस्टिक की बात इसमें की गई है, तो लॉजिस्टिक ही है। चलिए अगला अगर हम बात करें, अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4। अब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, भाई जितनी भी गांवों की सड़कें हैं उन सड़कों को क्या करना, उन सड़कों को क्या करना, सड़क से जोड़ना, यही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मेन उद्देश्य भी था। और इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत भी किया गया है। अब बात आता है कि भाई प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क जो योजना है, बेसिकली इसकी शुरुआत क्या है। तो इसमें अगर हम बात करें, चूंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हम जो चर्चा कर रहे हैं, इस जो प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना जो है, जो 11 सितंबर 2024 को
ये ग्राम सड़क जो 4 है, ये जो चूंकि मैंने यहाँ 4 लिखा है, तो 11 सितंबर 2024 को ग्रामीण विकास विभाग के वित्त वर्ष में अगर किया जाए तो 2024-25 से लेकर, याद रखिएगा, 2024-25 से लेकर कहां तक, 2028-29 तक अगर देखा जाए, 28-29 तक की बात अगर हम करें तो ये याद रखिएगा, ये जो ग्रामीण विकास विभाग जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन को इसने मंजूरी दी है। और इस योजना का कुल व्यय कितना होगा, 70,125 करोड़ रुपया होगा। करोड़ों रुपए क्या है, व्यय है। कभी कभी पेपर में ये डेटा आपसे पूछ देता है। क्लियर है सबको, याद रखिएगा। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अगर आपसे पूछे कि 24-25 से लेकर 28-29 तक का व्यय कितना है, परिवहन व्यय, या जो आपसे पूछे कि कुल परिव्यय कितना है, तो ये आप कह सकते हैं कि सर 70,125 करोड़ रुपए परिव्यय याद रखिएगा। तो ये प्रश्न आपसे परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, एक अनुमान है। प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में, याद रखिएगा, जो योजना 4 है ग्राम सड़क का, एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ये उपलब्धि ये है कि चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम हो और अन्य प्रदेश हो, 10,000 से करोड़ से ज्यादा किलोमीटर की अधिक सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। और इन राज्यों में, इन केंद्र शासित प्रदेशों में अगर मान लीजिए कोई योजना को मंजूरी दी जा रही है तो विकसित भारत के जो ग्रामीण विकास की जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को और भी ये मजबूत करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमारा गांव मजबूत होगा तो शहर तो अपने आप मजबूत हो जाएगा, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक, और जो पूर्ववर्ती और पहाड़ी क्षेत्र है 250 से अधिक, यहां तक कि विशेष वर्ग के जो क्षेत्र है, चाहे जनजातियों वाला हो या कोई ब्लॉक हो, वहां पर 25,000 आबादियों वाले में वहां पर क्या कर रहा है, वहां पर कनेक्टिविटी को वहां पर प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि 62,500 किलोमीटर लंबी, हर मौसम में उपयोग योग्य सड़कें जो है उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्लियर है सबको? बस एक मोटा मोटी आपको मैं बता रहा हूं कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, कि गांव को शहरों से जोड़ना। ठीक है, दूरस्थ जो पहाड़ी क्षेत्र है, आपको याद होगा कि जो दूरस्थ जो पहाड़ी क्षेत्र है, उन पहाड़ी क्षेत्रों पे सामान ले जाने में बड़ी समस्या होती थी। चाहे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए या सीमा सड़क संगठन की बात की जाए, 1965 में उसकी स्थापना हुई। तो जो पहाड़ी हमारे एरिया है या जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहां पर सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, जिसलिए वहां पर सामान पहुंचाने में तरह तरह की समस्या आ रही थी। अब सड़कें बन जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि हम जो है और तरक्की करेंगे। इस योजना का यही उद्देश्य है कि दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण समुदायों के मध्य तक जो फैली सड़कें मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का प्रतीक नहीं, बल्कि ये जो है प्रगति के लिए महत्वपूर्ण भी है। ये अनेक अवसर के द्वार भी खोलेगी और समावेशी को क्या करेगी, ये बढ़ावा भी देगी। इन सड़कों के निर्माण से अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी को क्या होगा, कनेक्टिविटी और भी मजबूत होने का क्या होगा, कनेक्टिविटी और भी मजबूत होते जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के बारे में बात कर रहे हैं। अगला एक टॉपिक है जो अटल पेंशन योजना। आप सभी जानते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना आप जानते भी हैं, कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि अटल पेंशन योजना क्या है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि इसकी शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। कब की गई थी? 9 मई 2015 को शुरुआत की गई थी। ठीक है, अटल पेंशन योजना, और यूपीएससी ने पूछा भी था उस साल। अच्छा, अटल पेंशन योजना क्या है? एक सरकार समर्थित और ये कहा जाए कि स्वैच्छिक अंशदान आधारित एक पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नागरिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित जो है मासिक पेंशन ये प्रदान करती है। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी 9 मई 2015 को हुआ था। आप जानते हैं कि जो अटल पेंशन योजना, जिसे हम शॉर्टकट में एपीवाई कहते हैं, अटल पेंशन योजना कहते हैं, इसको 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। कब तक? ये योजना 2030-31 तक जारी रखा जाएगा। याद रखिएगा, जारी रहेगा।
और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ ही योजना के आउटरीच विस्तार, प्रशासनिक विकास तथा अंतर्निधि के लिए क्या किया जाएगा, अतिरिक्त संसाधनों को भी स्वीकृति दिया जाएगा। जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं, 60 वर्ष की आयु के बाद भी जो है उनको एक निश्चित अमाउंट का पेंशन उनको प्रदान किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये चीजें भी आप बता सकते हैं। योजना का जो अगर कहा जाए प्रशासन जो है पेंशन फंड एवं नियामक विकास प्राधिकरण, जिसे हम पीएफ जो है बेसिकली कहा जाए एफआरडीए जिसे कहते हैं, द्वारा किया गया है। इसका क्रियान्वयन जो है देश भर में बैंकों खास करके डाकघरों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है और इसकी पहुंच ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी गरीब व्यक्ति हो, जो भी वंचित वर्ग के व्यक्ति हो, जो भी असंगठित क्षेत्र के जो व्यक्ति हो, उन श्रमिकों को क्या करें, उन श्रमिकों को वृद्धावस्था के बाद जब वो सीनियर सिटीजन हो जाए तो उनको कुछ आय का भी प्रबंध इस योजना के माध्यम से किया जाए। नागरिकों को दीर्घकालिक जो है सेवानिवृत्ति बचत के लिए प्रोत्साहित कर वित्तीय समावेशन को मजबूत करना भी इसका मेन उद्देश्य है। तो ये सारी चीजें आप सभी को जानना चाहिए, जो मैं जो चीजें बोल रहा हूं। तो याद रखिएगा, इस योजना की शुरुआत लिख लो, जो मेन चीज है योजना की शुरुआत लिख लीजिए 9 मई 2015। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है, क्रियान्वयन जो मेन चीज है जो पूछी जाती है, तो याद रखिएगा इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है पेंशन एंड नियामक एवं पेंशन एवं नियामक, पेंशन एवं नियामक जो है अगर कहा जाए एवं विकास प्राधिकरण, एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना को चूंकि जितने भी डाकघर है, पोस्ट ऑफिस हुआ, बैंक हुए, अन्य के माध्यम से क्या किया जाए, ग्रामीण दूरस्थ एरिया तक, क्षेत्रों तक आउटरीच बढ़ाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, आउटरीच जो है बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, आउटरीच बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। इसका उद्देश्य अगर आपसे कोई पूछे तो इसका उद्देश्य एकदम क्लियर है। इसका उद्देश्य है गरीब वंचित वर्गों को, लिखो, इसका उद्देश्य है गरीब वंचित अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले के लिए क्या करना, वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना, वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। सुनिश्चित, क्लियर है, ताकि 60 साल के जब वो हो जाएं तो कुछ अमाउंट उनको उनके सेवानिवृत्ति के बाद उनको मिल सके। ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकर तो है नहीं, उनको पेंशन मिलेगा। तो सरकार ने कहा है कि भाई आप कुछ ऐसा करिए कि आप जब रिटायर हो जाए, मतलब 60 साल की उम्र कंप्लीट हो जाए, तो कुछ पैसा आपको मिलता रहे। तो अटल पेंशन योजना भी याद रखिएगा। और सरकार ने कहा भी है कि 2030-31 तक इसे हम जारी रखेंगे। लिख लीजिए, सॉरी 2030-31 तक जारी रहेगा, जारी। क्लियर है सबको? तो ये भी बात आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो ये रहे आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिसपे हमने चर्चा परिचर्चा आप सभी से किया है। तो याद रखिएगा, जितना भी अटल पेंशन योजना पे हमने बात किया, इसके साथ साथ हमने जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसके बारे में हमने चर्चा किया, समझाने पे ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं इधर हम। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लेटफॉर्म पे हमने चर्चा किया, अन्न चक्र की पूरी डिटेल हमने बात किया, फ्रांज एडलमैन पुरस्कार के बारे में बात किया, और इसके साथ साथ पार्वती गिरी जी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ में आ भी रही होंगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है चीजों को आना जाना, ये सारी चीजें। तो मुझे उम्मीद है कि और अच्छा आप लोग करने का प्रयास कर ही रहे होंगे आप सभी। तो जितनी भी चीजें हैं हमने आपको करंट अफेयर के माध्यम से
बताने का प्रयास किया है। तो जो भी चीज़ें हैं, कल फिर जब हम अगले क्लास में आएंगे तो जाहिर सी बात है और भी चीज़ों पे हम चर्चा परिचर्चा आप सभी के सामने करेंगे भी, और करना भी चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।